हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने आ रही है एंड इट इज़ रिलेटेड विद द गवर्नर। ओके, गवर्नर का जो आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका आर्टिकल नंबर क्या है सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए और फिर हम शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन का। ओके, गवर्नर का एक जो ऑफिस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो समय समय पर एक विवाद का कारण बना रहता है। ठीक है, और उसी विवाद को सुलझाने के लिए एक नई रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जिस रिपोर्ट का नाम है जस्टिस जोसेफ कुरियन रिपोर्ट। ये तमिलनाडु सरकार ने अप्रैल 2025 में इस कमिटी का गठन किया था, जस्टिस जोसेफ कमिटी का। और आज अभी उन्होंने रिसेंटली फरवरी 2026 में अपनी रिपोर्ट जो है सौंप दी है, जो कि कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करती है टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर। जो राज्यपाल का ऑफिस है उसमें कुछ बुनियादी रिफॉर्म्स की बात यहां पर करी जा रही है। तो आइए समझते हैं क्या रिफॉर्म्स की यहां पर बात करी जा रही है। अगर आप हेडलाइन समझ पा रहे होंगे, क्या बदलेगा भारत का संविधान, क्या राज्यपाल की जो ताकत है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको क्या नई दिशा दी जाएगी। 13th शेड्यूल की यहां पर बात करी जा रही है। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 स्केड्यूल्स हैं, यहां पर बात करी जा रही है एक नए स्केड्यूल की, दैट इज 13th शेड्यूल। ठीक है, जस्टिस कुरियन जोसेफ की रिपोर्ट यहां पर आ चुकी है अप्रैल 2025 में। तमिलनाडु सरकार ने यहां पर इस कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट यहां पर फरवरी 2026 में आ चुकी है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं रीफ्रेमिंग इंडियन फेडरलिज्म। सबसे पहले हमें समझना है फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, इसे क्विकली समझ लेते हैं। देखो, इंडिया क्या है। अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें इंडिया की, तो यहां पर क्या होता है, हमारा जो स्टेट है, इंडिया है, वो है क्वासी फेडरल। कैसा राष्ट्र है हमारा? क्वासी फेडरल राष्ट्र है। क्वासी फेडरल मतलब अर्ध संघीय। अर्ध संघीय क्या होता है भाई? ये अर्ध संघीय, यहां पर एक सेंटर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और उसके नीचे कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, बहुत जितने स्टेट्स हैं उतनी स्टेट गवर्नमेंट्स यहां पर होंगी। हम क्वासी फेडरल हैं, क्वासी फेडरल अर्ध संघीय हैं। अर्ध संघीय क्यों है? क्योंकि हमारे सेंटर के पास कुछ ज्यादा पावर्स हैं और स्टेट्स के पास थोड़ी सी कम पावर्स हैं। ठीक है, पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेंटर के पास अपनी पावर्स हैं और स्टेट के पास अपनी पावर्स हैं। कुछ पावर सेंटर्स के पास ज्यादा है, कुछ पावर स्टेट के पास ज्यादा है। होता क्या है, जब देश में नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, जब देश में नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, जैसे आजकल का समय है, तो क्या होगा, हमारा जो देश है वो फेडरल फीचर्स पे काम करेगा। फेडरल क्या होगा? फेडरल संघीय होगा हमारा जो राष्ट्र है। लेकिन जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, तब हमारा देश कैसा हो जाएगा? यूनिटरी हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? यूनिटरी हो जाएगा हमारा जो राष्ट्र है। सारी पावर किसके पास आ जाएंगी? केंद्र सरकार के पास आ जाएंगी। इसलिए हमारे जो राष्ट्र है उसके फेडरलिज्म को बोला जाता है क्वासी फेडरल। ठीक है, आइए समझते हैं इंडिया का जो फेडरलिज्म है उससे रिलेटेड यहां पर जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी हमारे सामने आई है। कौन सी कमेटी है? कमेटी का नाम आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंटली याद रखना है, जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी। ये जस्टिस है, ठीक है, इनको फॉर्म किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ये कमेटी बिठाई थी, कब बिठाई थी भाई? अप्रैल
2025 अप्रैल 2025 में ये कमेटी का गठन किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई। अभी फिलहाल में क्या होता है, जो यूनियन है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। स्टेट का सरकार, जो राज्य की सरकार होती है, राज्य की सरकारों के पास थोड़ी सी कम पावर होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेजिडुअरी पावर्स। रेजिडुअरी पावर्स में क्या होता है, आर्टिकल 248 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो चीजें, जो सब्जेक्ट ना हमारे स्टेट लिस्ट में मेंशन है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, कोई नई चीज आती है तो उस पर रूल बनाने का, एक्ट बनाने का जो प्रावधान है, जो शक्ति है, वो किसके पास होगी, वो केंद्र सरकार के पास होगी, राज्य सरकार के पास नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब हमारा देश का संविधान बना था तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई सब्जेक्ट नहीं था अपने आप में, तो वो ना हमारी यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ना स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ना कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो ये अभी हाल ही में नया कॉन्सेप्ट आया है, तो ये जाएगा रेजिडुअरी पावर, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर न्याय कानून बनाने का भाई जो फैसला है वो रेजिडुअरी पावर में आएगा, और इस पर ये पावर किसके पास जाएगी, ये पावर जाएगी यूनियन गवर्नमेंट के पास। केंद्र सरकार इस पर जो भी लॉ है वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार इस पर नियम कायदे कानून बनाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, केंद्र सरकार के पास रेजिडुअरी पावर्स होती हैं, प्लस इसके साथ ही जो हमारी स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट में भी पार्लियामेंट कभी कभी क्या कर सकती है, अपनी रूलिंग्स लगा सकती है, या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी पार्लियामेंट रूल्स बना सकती है। ठीक है, राज्यसभा अगर इस चीज को पास कर दे, या दो से ज्यादा स्टेट इस चीज की मांग करें तब। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे तो दोनों नियम बना सकते हैं, स्टेट भी नियम बना सकता है और यूनियन भी नियम बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बोथ कैन फॉर्म द लॉज, लेकिन यहां पर सर्वोच्च किसका माना जाएगा, सर्वोच्च माना जाएगा केंद्र सरकार का। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारे भारत में क्या होता है, केंद्र सरकार के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है, स्टेट पर डोमिनेंस होता है। ठीक है, इसी चीज की बात यहां पर करी जा रही है। तो ये जो कमीशन है, जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, ये कमीशन तमिलनाडु सरकार ने अप्रैल 2025 में पेश किया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और इस कमेटी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझते हैं। द कोर कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव आइडियल्स वर्सेस सेंट्रलाइज्ड रियलिटी। जो अभी देखो, आइडियल कंडीशन क्या होती है, जो आइडियल कंडीशन होती है वो होती है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब केंद्र सरकार की कुछ पावर्स हों और राज्य सरकार की कुछ पावर्स हों, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी कुछ पावर हो और स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी डिफाइंड पावर्स हो, वो अपनी पावर्स में अपने जो अथॉरिटीज हैं उनमें काम करें। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन होती है, लेकिन अभी हमने क्या देखा, जैसे रेजिडुअरी पावर्स, रेजिडुअरी पावर, जैसे अभी हमने एआई का एग्जांपल देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यहां पर आर्टिकल 248 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है कि जो भी मतलब रेजिडुअरी पावर्स हैं जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं लिखी हैं, उस पर नियम बनाने का हक किसको है, सेंटर को है। ठीक है, केंद्र सरकार को है। द फ्लैश पॉइंट, गवर्नर्स ऑफिस एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंटर। अब एक बड़ा विवाद का मुद्दा ये रहा है कि गवर्नर जो होता है भाई, जो राज्यपाल होते हैं, वो सेंटर का एजेंट की तरह से काम करता है, मतलब इट इज द एजेंट ऑफ द सेंटर, केंद्र सरकार के एजेंट की तरह से काम करता है। तो इसी का गलत फायदा उठाया जाता है, हमारा इतिहास भरा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, गवर्नर रिपोर्ट भेज देते हैं कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है, इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन हो जाता है वहां पर। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो मिस
यूज किया जाता है गवर्नर के द्वारा पावर्स का। ठीक है, इसी ऑफिस को लेकर यहां पर ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है। फाइनेंशियल फ्रिक्शन है, कभी कभी फाइनेंसेस को लेकर, किस तरह से फाइनेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसको लेकर भी, फाइनेंस कमीशन को लेकर भी यहां पर कहीं ना कहीं विवाद में चीजें रहती हैं। जिस चीज को हम जिक्र करने जा रहे हैं वो चीज है गवर्नर का ऑफिस, गवर्नर्स ऑफिस। ये गवर्नर का ऑफिस जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 153 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 153 जो है ये बात करता है कि देयर शुड बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होने चाहिए। यहाँ पर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें बोला गया था कि एक या एक से ज्यादा राज्य का एक गवर्नर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गवर्नर की बात करी जाती है। गवर्नर की हम बात करें 153 से लेकर आर्टिकल 167 तक गवर्नर्स के आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए जाते हैं। अब जैसे हमने क्वासी फेडरलिज्म को अभी समझा, क्या होता है अर्ध क्वासी फेडरलिज्म, अर्ध संघीय, अर्ध संघीय जो हमारी भारत की प्रणाली है, क्वासी फेडरल। हम आते हैं बीच में। तो अब भाई लाइन के दो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, एक होगा जहां फेडरल होगा और एक होगा जहां पर यूनिटरी होगा। हमने यही तो समझा। फेडरल हो नॉर्मल कंडीशन में हम कैसे रहते हैं, हम रहते हैं फेडरल, लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती हैं तब हम कैसे बन जाते हैं, यूनिटरी बन जाते हैं। ठीक है, एक होती है यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है जहां पर केंद्र सरकार जो होती है, केंद्र का सरकार जो होती है उसका पावर जो है बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग पावर्स। यहां पर जैसे का एग्जांपल है यूके, ठीक है, ब्रिटेन। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बारे में बोला जाता है, ब्रिटेन्स पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट इट कैन मेक मैन अ वुमेन और अ वुमेन एज अ मैन। ठीक है, यहां पर जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन की वो कुछ भी कर सकती है। तो ये है यूनिटरी फॉर्म। जबकि दूसरी तरफ आता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जहां पर केंद्र सरकार की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, अपने नियम होंगे और राज्य के अलग होंगे। दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसा कि यूएसए और कनाडा में किया जा रहा है। राज्य की अलग पावर्स, केंद्र की अलग पावर, दोनों अलग अलग पावर्स में यहां पर चलती हैं। भारत बीच में आता है। भारत ना तो फेडरल को मानता है ना ही यूनिटरी को मानता है, भारत मानता है क्वासी फेडरल। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया है, हमने 7th शेड्यूल जो 7वीं सूची है उसे हमने संविधान में ऐड किया हुआ है। यहां पर यूनियन लिस्ट आती है, केंद्र किन नियमों पर, केंद्र किस चीज पर नियम बना सकता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं जिन पर केंद्र की सरकार जो है क्या कर सकती है, नियम कानून बना सकती है। 100 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जिन पर केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें राज्य सरकार जो है कानून बना सकती है। ऐसे 61 सब्जेक्ट्स हैं, 61 सब्जेक्ट्स पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों, बोथ, वैसे राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार भी इस पर लॉ बना सकती है। और इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं, 52, 52। लेकिन यहां पर क्या होता है, अगर यूनियन ने कोई लॉ बना दिया तो वो सर्वोपरि रहेगा और स्टेट का लॉ यहां पर मान्य नहीं होगा। याद रखिएगा, यूनियन ने अगर लॉ बना दिया तो यूनियन का लॉ मान्य होगा, स्टेट का लॉ मान्य नहीं होगा। इसलिए इंडिया कैसा है, क्वासी फेडरल है। ठीक है, इंटरवेंशन की हम बात करें तो यहां पर बात करी है, अगर हम बात करें जो अभी रिपोर्ट आई है जस्टिस जोसेफ कुरियन साहब की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है भाई सेंटर का फोकस होना चाहिए बड़े मुद्दों पर, मैक्रो इश्यूज पर, जैसे डिफेंस, रक्षा, फॉरेन रिलेशंस जो हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स है उससे रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड, इसरो वगैरह, इन सब पर केंद्र का ध्यान होना चाहिए। स्टेट का फोकस अलग होना चाहिए। लोकल गवर्नेंस, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी, उसके फाइनेंस, सर्विस डिलीवरी, ये सारी चीजें होनी चाहिए स्टेट के हाथ में। ऐसा पहले भी कहा गया है। ऐसा राजमन्नार कमीशन जो बैठा था 1969 में, राजमन्नार कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी इस तरह की बात करी गई थी। तभी ये चीजें सफल हो पाती हैं कि भाई विश्वास लोगों का
ऑटोनॉमी होनी चाहिए राज्य सरकारों के पास और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज यहां पर बोली जाती है। अब आप सोचिए, आप चुनाव में वोट डालते हैं, अब आप मोदी जी, सपोज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कांटेक्ट तो प्राइम मिनिस्टर से नहीं कर सकते। हम किससे कांटेक्ट करते हैं? हम डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हमारे जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे पार्षद जो वार्ड मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के या पंचायत के, जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, उनसे हमारा जो है कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पर उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए ताकि लोगों का जो मैसेज है वो मेन अथॉरिटी तक पहुंच जा सके। इस तरह की यहाँ पर ये बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहां पर इस जो रिपोर्ट आई है जस्टिस जोसेफ कुरियन कमेटी की रिपोर्ट, यहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग करी है, बहुत बड़ी मांग करी है। वो मांग करी है 13 स्केड्यूल, 13वीं सूची ऐड करने की। अभी तक 12 सूची है, 12 स्केड्यूल्स हैं, 13 स्केड्यूल ऐड करने की यहां पर मांग करी गई है, ठीक है। इस 13 स्केड्यूल में क्या होगा? यहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे गवर्नर के ऑफिस के लिए, ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर टू कोडिफाई गवर्नर कंडक्ट, गवर्नर किस तरह से, गवर्नर के क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है। गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर, जैसे गवर्नर के पास ये अधिकार है, अपने इच्छा अनुसार गवर्नर क्या कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया, वो बिल गवर्नर के पास साइन होने के लिए आया, गवर्नर ने वो अपने पास रख लिया, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया। तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, गवर्नर इस चीज का मिसयूज ना करें, इस चीज को रोकने के लिए नए नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे जो कि 13 स्केड्यूल्स में डील करेंगे। ये बहुत बड़ी मांग है। अब यहां पर भी रोल किसका आएगा? पार्लियामेंट का, क्योंकि भाई पार्लियामेंट ही संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है। कौन से आर्टिकल के तहत है ये आप लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। पहली जो मांग है वो है 13 स्केड्यूल की। दूसरी है आर्टिकल 155, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा 153 से शुरू हो जाता है 167 तक गवर्नर के आर्टिकल चलते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड एक चेंज की मांग करी गई है। क्या मांग करी गई है? कि अभी तक क्या होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी भी व्यक्ति को गवर्नर, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि वो भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो, कोई एमपी ना हो, किसी स्टेट असेंबली का पार्ट ना हो, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करता हो। लेकिन अब यहां पर बात करी गई है, यहां बोला गया है जिस भी राज्य में गवर्नर को अपॉइंट करना है, तो वहां की जो राज्य सरकार है वो 3 लोगों का नाम सजेस्ट करेगी गवर्नर के लिए, ठीक है। 3 लोगों का नाम सजेस्ट करेगी सरकार। उसके बाद ये प्रेसिडेंट को सौंपे जाएंगे। अब प्रेसिडेंट इन 3 नामों में से एक नाम को सिलेक्ट कर ले, तो यहां पर क्या होगा भाई कि राज्य सरकार के पास एक ऑटोनॉमी हो जाएगी। यहां पर जो एजेंट ऑफ सेंटर है वो एजेंट ऑफ सेंटर से हटकर यहां पर एक बैलेंस्ड अप्रोच होगा, ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच होगा कि अपॉइंट प्रेसिडेंट ने ही किया है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी सहमति है। स्टेट का कंसल्टेशन, जैसा कि हमारे जुडिशरी में होता है ना, जब जज को अपॉइंट करना होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। जज कोलेजियम की हम बात करें, ऐसे ही यहां पर स्टेट का कंसल्टेशन की मांग करी गई है, ठीक है, ताकि स्टेट की जो ऑटोनॉमी है वो यहां पर कम हो सके। इसके अलावा अभी तक वैसे तो 5 साल का टेन्योर होता है गवर्नर का, लेकिन गवर्नर जो होते हैं वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होते हैं। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट ने उन्हें अपॉइंट तो किया है, प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे अब यहां पर इस रिपोर्ट में मांग करी गई है कि भाई 5 साल आप फिक्स कर दीजिए, 5 साल तक गवर्नर चेंज नहीं हो सकते, ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू कंडीशन। इसके अलावा 5 साल के बाद उनका कोई भी वो नहीं हो सकता, कोई रिन्यूएबल, मतलब 5 साल के बाद दोबारा से उन्हें राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता और बिना किसी ठोस कारण के उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर एक बार कोई राज्यपाल बन गया, कोई गवर्नर बन गया और अपना टेन्योर उसने पूरा कर लिया 5 साल का, उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट की पोस्ट को के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा, एक्सेप्ट सिर्फ वो प्रेसिडेंट बन सकता है या वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल है, गवर्नर है, उससे रिटायर हो जाएगा, रिटायर होने के बाद वो
या तो उपराष्ट्रपति बन सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट जो है वो होल्ड नहीं करेंगे। ये यहाँ पर ऐसी इस कमेटी में बात करी गई है, ताकि पार्शियलिटी ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो गवर्नर है वो सेंटर के फेवर में काम करे या स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में काम करे। इस तरह की चीजों को हटाने के लिए यहाँ पर 5 ईयर का फिक्स टेन्योर की मांग करी गई है। इसके बाद आगे चले, टाइम बाउंड गवर्नेंस। ठीक है, अभी तक गवर्नर के पास इन्फिनाइट टाइम था कि भाई वो रख लेंगे, कोई बिल पास होके आएगा असेंबली का, वो रख लेंगे, संभाल के रख लेंगे, प्रेसिडेंट के लिए भेज देंगे, और प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है कि इतने टाइम पीरियड में उसे पास करना है। तो वो बिल कहीं ना कहीं समय के साथ पीछे ही छूट जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 200 201 में मांग करी गई है कि गवर्नर को 15 दिन में डिसीजन लेना होगा। ठीक है, अगर दोबारा से असेंबली से पास होकर वो दोबारा से गवर्नर के पास आता है तो यहाँ पर गवर्नर उसे मैंडेटरी असेंट देना पड़ेगा, गवर्नर मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा प्रेसिडेंट के केस में होता है कि अगर पार्लियामेंट से दोबारा कोई बिल पास होके आता है तो वहां पर प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ता है। ऐसे ही गवर्नर के केस में मैंडेटरी एसेंट की बात करी जा रही है और टाइम लिमिट लगाया जा रहा है 15 डेज का, कि यहाँ पर 15 डेज के अंदर अंदर गवर्नर को जो है डिसीजन लेना होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, कोई भी लॉ जो सरकार ने बनाई है, कोई नई स्कीम बनाई है, कोई कानून बनाया है, उसे इंप्लीमेंट करने में ज्यादा दिक्कतें ना हो, ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, ये एक मांग करी गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला दिया था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, त्रिभाषीय फॉर्मूला। यहाँ पर बात करी गई थी कि हर राज्य में 3 भाषाएं होंगी, एक इंग्लिश, दूसरी हिंदी, और तीसरी जो भी वहां की लोकल लैंग्वेज है या मातृभाषा है उसको यहाँ पर सपोर्ट किया गया था। लेकिन साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वो इसके फेवर में नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई हम हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स पे ये बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा लैंग्वेज का, इसलिए आप 2 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाइए। ठीक है, यहाँ पर 2 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करी जा रही है। एक तो इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया इंग्लिश में बात कर रही है। इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज होनी चाहिए मदर टंग, नॉट हिंदी, मदर टंग होनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट जो राज्य काज की भाषा है, कल्चरल लैंग्वेज है, वो हमारी मदर टंग होनी चाहिए। आप हिंदी को इंपोज मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर वन नेशन वन लैंग्वेज को भी रिजेक्ट कर किया गया है। इस रिपोर्ट में बोला गया है एक राष्ट्र एक भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर बहुभाषीय हैं। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी मातृभाषा है, अलग अलग राज्यों की भाषा है, आप हिंदी को यहाँ पर नहीं इम्पोज कर सकते हैं, ऐसी बात यहाँ पर करी गई है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को हटाकर यहाँ पर 2 लैंग्वेज फॉर्मूला की मांग करी गई है इस रिपोर्ट में, याद रखेंगे। ठीक है, किस तरह से, क्या ये पहली बार हुआ है ऐसा गवर्नर के ऑफिस को लेकर जो कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है, ये समय के साथ चलता आ रहा है। पहली बार 1969 में हुआ था, 1969 में जब राजमन्नार कमेटी बैठी थी। ठीक है, राजमन्नार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, यहां से याद रखेंगे। उसके बाद 1983 में सरकारिया कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी। ठीक है, संघ राष्ट्र राज्य का जो रिलेशंस होते हैं। 2007 में पूंछी कमीशन, 2007 में पूंछी कमीशन। इसके अलावा 2025 में जस्टिस जोसेफ कोरियन कमेटी। अब भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस के लिए। आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है गवर्नर के ऊपर कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स और व्हाट आर द इवोल्यूशन ऑफ रिफॉर्म्स। वहां पर आप वे फॉरवर्ड में ये जो रिपोर्ट्स हैं, कमिटी की रिपोर्ट्स हैं, इनको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपके वे फॉरवर्ड में, आप सजेशंस में, कंक्लूजन में इन कमिटीज की रिपोर्ट्स को मेंशन कर सकते हैं। लेटेस्ट, दिस इज व्हाट करंट अफेयर्स इज, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, यहाँ इस तरह से आपके आंसर राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग में मदद करेगा। तो ये जस्टिस जोसेफ कोरियन कमेटी जो है 2025 ब्रैकेट में आप आंसर में लिखेंगे ना, वेड फॉरवर्ड में लिखेंगे रिकमेंडेशंस ऑफ द जस्टिस जोसेफ कोरियन कमेटी ब्रैकेट 2026। यहाँ पर इस तरह से चीजें लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका आंसर बहुत ज्यादा एनरिच्ड लगेगा। इससे आपको पता है +1 या +0.5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे।
1 नंबर या आधा नंबर भी अगर आप एक एक क्वेश्चन में खींच ले गए तो आपके 20 नंबर या 10 नंबर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। 10 नंबर का डिफरेंस आपको लिस्ट के अंदर भी ला सकता है, रैंक भी दिला सकता है और रैंक से बाहर, लिस्ट से बाहर भी कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या मांगे हैं जस्टिस जोसेफ कमिटी की रिकमेंडेशंस क्या है। सबसे पहला तो 13 शेड्यूल आप बात यहां पर लेकर आइए, गवर्नर के जो गाइडलाइंस हैं उनको कोडिफाई कीजिए कि ताकि उन्हें संवैधानिक एक स्टेटस मिल सके। उसके बाद 3 नामों की यहां पर राज्य सरकार क्या करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 3 नामों का सजेशन देगी और अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा इन 3 नामों में से। टेन्योर को फिक्स करने की बात करी गई है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से हटाकर 5 ईयर लेकर आई और नो पोस्ट रिटायरमेंट पर्क्स, रिटायरमेंट के बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़कर कोई भी आप नई पोस्ट नहीं दे सकते, यहां पर ये बात करी गई है। 15 डे मैंडेटरी टाइम लिमिट की बात करी गई है बिल्स में स्टेट लेजिस्लेटिव की। लैंग्वेज की बात करी गई है, 2 लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाने की बात करी गई है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का यहाँ पर खंडन किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। अ स्ट्रॉन्ग यूनियन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग स्टेट, एक स्ट्रॉन्ग केंद्र सरकार तभी बनेगी जब स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, स्ट्रॉन्ग राज्य की सरकारें होंगी, ये बात यहाँ पर करी गई है। ये पूरा एनालिसिस था हमारा जस्टिस जोसेफ कोरियन कमिटी से रिलेटेड। आपके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए वो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 155, आर्टिकल 153, आर्टिकल 200, 201, ठीक है, आर्टिकल 368, ये सारे आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज कनेक्टेड विद सेंटर फॉर एम्बिशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।